हेलो स्टूडेंट्स, के ज्ञान प्रवाह के इस मंच से बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुंदन सर आपको आज से एक नए जर्नी की ओर ले जाऊंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि क्या बायोलॉजी है और 11th क्लास में आपको क्या क्या बायोलॉजी पढ़ना है। तो आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम चलेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर, जो कि आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, द लिविंग वर्ल्ड। कहा जाए तो ये पूरी तरह से इंट्रोडक्शन चैप्टर है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। वैसे बायोलॉजी में अधिकांश थ्योरेटिकल ही है। तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कि लाइफ क्या है। तो यहाँ पहले चैप्टर में आपको पहले टॉपिक में ये समझना है कि लाइफ है क्या, और लाइफ के साथ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकती है। मतलब कोई भी अगर जीवित है तो क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। उस प्रॉपर्टीज़ पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उसका होना और ना होना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो ज़िंदगी है, समझना है, ज़रूरी है। तो देखते हैं कि लाइफ क्या है। तो देखिए, जीवन को, लाइफ को एक शब्द में, एक लाइन में डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब सोचिए, इतना बड़ा ज़िंदगी है, कैसे डिफाइन किया जाए। तो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि लाइफ एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल का। फिर से केमिस्ट्री का भाषा शुरू हो गया। बात भी सही है कि हमारा ज़िंदगी जो है, हमारा जो लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं और उस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, और वही केमिकल रिएक्शन सामान्य भाषा में जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वही मेटाबॉलिज्म जीवन को आगे प्रवाह करता है। तो अगर लाइफ को बायोलॉजी के भाषा में, साइंस के भाषा में अगर डिफाइन करने का प्रयास किया जाए तो कहा जाता है कि इट इज़, सॉरी रेड से ही शुरू कर दी, शुभ कर दिए खाली, उसके बाद ब्लैक से लिखते हैं। तो इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which itself by different properties like growth, development, reproduction, consciousness, एटसेट्रा। अब बोलेगा फिफ्थ में एटसेट्रा क्यों, तो काफ़ी लंबा है। अब देखिए, यहाँ पर इस टर्म को समझते हैं थोड़े धीमे धीमे। बोला जाता है कि ज़िंदगी, यानी कि आप पिछले क्लास में देख चुके थे कि बायोलॉजी क्या है, तो साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन का विज्ञान है। हम इस धरा पर, इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लाइफ साइकिल का स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं वही बायोलॉजी है। अब जब लाइफ का स्टडी करना है तो पहला टर्म्स आता है कि आखिर लाइफ क्या है। अब देखिए, अलग अलग टर्म में देखा जाए तो जैसे फिलॉसफी में, दर्शन में आप पढ़ते हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन को धर्म के क्षेत्र में अलग भाषा में अलग अलग रूप में समझते हैं कि ये प्रकृति का प्रदत्त है, सुपर नेचुरल पावर का देन है, कहीं पर सुपर नेचुरल पावर है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इससे अलग हटके हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि लाइफ जो है मॉलिक्यूल का एक कम्बिनेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मॉलिक्यूल का जहाँ तक बात आएगा तो वहाँ पर केमिकल स्पीसीज़ का, केमिकल एलिमेंट का मामला आएगा, चर्चा होगा एलिमेंट का। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जीवन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, और वो संगठन जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल स्पीसीज़ का एक जुड़ाव है। आप और हम एक बात को कंफर्म रूप से जानते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी है, कोई भी जो स्पीसीज़ है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। सेल्स जुड़ने से टिश्यू बनता है, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव बनता है। अब सेल के अगर आप स्ट्रक्चर पर, सेल के फंक्शन पर, सेल के सिस्टम पर, सेल के ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे तो वहाँ भी आपको वही नज़र आएगा कि सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर अगर आप चलिए तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो फिर हम चलते चलते उसी मिनरल्स पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे
हम जानते हैं कि हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर फिलॉसफी में कहा जाता है कि हम इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये मिट्टी का टर्म्स होता है वही मिनरल से बने हुए। आज के डेट में देखा जाए तो साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि हमें पता है कि सेल्स का कंपोजिशन क्या क्या है, लेकिन कुछ ऐसा रहस्य है जो आज तक हम नहीं जाने कि लेबोरेटरी में सेल हम नहीं बना सकते हैं। तो इन सब बात से अलग हटकर आज आपको समझना है कि लाइफ तो हम समझ गए कि मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट फंक्शन है। जैसे आपको पता है कि ग्रोथ, तो हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ क्या है, तो सेल का समूह है, सेल का कॉम्बिनेशन, और सेल में सेल डिवीजन होता है, चर्चा आगे करेंगे। डेवलपमेंट आपको पता है कि ग्रोथ के साथ क्या जुड़ा होता है, डेवलपमेंट होता है। अब इसके साथ ही एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करता है, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कॉन्शसनेस। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो, मतलब एक सेल का हो, चाहे मल्टी सेलुलर है, हम जैसे बड़े प्राणी हो, सब में कॉन्शसनेस होगा। अगर कॉन्शस नहीं हो तो उसका लिविंग होने का मामला ही खत्म हो जाता है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें समझना है कि किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला बेसिक टर्म्स वही आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम ओवरव्यू समझाएंगे और उसके बाद अगले सेक्शन में चलेंगे। तो आज का पहला हमारा टर्म्स इस डिफिनेशन के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसको मिटाते हैं, जो कि थोड़ा बोरिंग टाइम होता है। तो देखिए अभी आपको समझाया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, मतलब कोई भी सजीव में क्या क्या गुण होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ गुण का नाम लिखा जाएगा और उसका ओवरव्यू आपको समझाया जाएगा। तो इसमें देखिए एक टर्म्स आता है डिफिनिट शेप एंड साइज। एक एक टर्म्स को पहले लिख के फिर आपको समझा दिया जाएगा। तो डिफिनिट शेप एंड साइज। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन। रीजेनरेशन। होम्योस्टेसिस। कॉन्शसनेस। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अलावा एजिंग और मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। एजिंग एंड लास्ट वन इज डेथ। अब देखिए इस 11 टर्म्स, 11 टर्म्स आपके पास है। इस 11 टर्म्स को अगर वन बाय वन आपको समझाया जाए तो आप देखिए कि कोई भी जो लिविंग स्पीसीज होगा उसका डिफिनिट शेप एंड साइज होना चाहिए। आप बोलिएगा कि नॉन लिविंग्स का भी तो डिफिनिट शेप एंड साइज हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। आप सिंपल अपने घर में एक अगर आप टेबल ही तैयार कर लो तो कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं है। आप बड़ा भी टेबल बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन एक अगर लिविंग थिंग्स का बात करो, आप अपने सोसाइटी में चारों तरफ एक अगर इस एनिमल्स को, डॉग को तो देखते ही होंगे। आप कोई भी ऐसा डॉग नहीं देखेगा जिसका साइज रैट जैसा छोटा हो या एलिफेंट जैसा बड़ा हो। मतलब डॉग का क्या होगा, अपना एक डिफिनिट एंड शेप एंड साइज होगा। मतलब हर लिविंग थिंग्स का, हर स्पीसीज का अपना एक डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग थिंग्स का जो भी निर्माण होगा वो सेल के द्वारा होगा। अब सेल हमेशा किससे बना होगा, तो सेल ऑर्गेनेल से बना होगा। सेल ऑर्गेनेल्स किससे बना होगा, तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से बना होगा। अब सेल से क्या बनेगा, तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स में जो सेल होगा तो सेल में सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के द्वारा उसके बॉडी में ग्रोथ होता है।
ग्रोथ के साथ ही डेवलपमेंट शो करता है। अगर यहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन, लेकिन साथ ही इस 11 टॉपिक के साथ आपको समझाया जाएगा कि इसमें से भी सबसे स्पेशल टर्म्स कौन सा होता है लिविंग थिंग्स के लिए। पहले हम इस पर बात कर ले रिप्रोडक्शन का। तो देखिए रिप्रोडक्शन आपको पता है कि लिविंग थिंग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, और ये लिविंग के साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है। अब इसके नेक्स्ट वन है रीजेनरेशन। हमारे बॉडी में सेल का लगातार फॉर्मेशन होता है, सेल डेथ होता है और सेल नया फॉर्मेशन होता है। होम्योस्टेसिस, ये एक नया टर्म्स आपको नजर आएगा। होम्योस्टेसिस एक लिविंग थिंग्स का होता है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जगह के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, मतलब बाहर और भीतर के वातावरण को कंट्रोल करना। हम होम्योस्टेसिस के द्वारा ही अपने आप को किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट वन आता है कॉन्शसनेस, कॉन्शस होना, मतलब हम में अवेयरनेस होना। हर एनिमल्स में, हर ऑर्गेनिज्म में एक अवेयरनेस होता है। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी बात करो, आप अमीबा पर भी चर्चा करो, उसे भी पता है कि उसे कौन सा फूड खाना है, उसको अपना फूड पहचानने आता है, उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पता होता है, उसमें लोकोमोशन का जो प्रोसेस होता है वो उसको पता है। मतलब उसके अंदर एक कॉन्शसनेस है, एक अवेयरनेस है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ने का एक प्रोसेस उसे पता है। नेक्स्ट वन है एडेप्टेशन। देखिए एडेप्टेशन जिसे हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन का अर्थ होता है बाहर के वातावरण के साथ खुद को ढाल लेना। होम्योस्टेसिस और एडेप्टेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रोसेस होता है, एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। होम्योस्टेसिस आपके इंटरनल बॉडी का मामला है कि आप अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को किस तरह कंट्रोल करते हैं, जबकि एडेप्टेशन का इशू होता है कि आप अपने बॉडी को बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ कैसे ढाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है तो आप गर्मी के दिन में अपने बॉडी को क्या करते हैं, थोड़ा फैला के रखते हो, और ठंड के दिन में जब आप सोते होंगे तो आपको याद है तो आप सिकुड़ जाते होंगे। ये सिकुड़ना यानी कि आप अपने बॉडी के एरिया को, सरफेस एरिया को छोटा करते हैं, और सरफेस एरिया को छोटा करके आप हीट लॉस को कम करते हैं, जिसके आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और आप उस एटमॉस्फेयर के साथ एडेप्ट कर जाए। नेक्स्ट है एक मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी में पहले ही बता दिया गया कि हमारा लाइफ क्या है, तो यूनिक मॉलिक्यूल्स का यूनिक कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जितना तरह के आपके बॉडी में केमिकल प्रोसेस होगा, इस पर चर्चा हम अभी करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है, आपको पता है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ता है तो लाइफ बढ़ने के साथ आपके बॉडी में डिफरेंट चेंजिंग आता है, यानी कि एजिंग होता है, और एजिंग के बाद सबसे बड़ा जीवन का रहस्य, जीवन का सत्य, यानी कि मृत्यु, मतलब डेथ हो जाना। आपको पता है कि नॉन लिविंग का डेथ नहीं होता है, लिविंग का ही डेथ होता है। तो इस जीवन का रहस्य जो अंतिम पायदान पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर डेथ होता है। किसी क्लास में हम डेथ पर चर्चा करेंगे, लंबा चौड़ा डेथ पर चर्चा करेंगे, क्या होता है बायोलॉजिकल डेथ, क्या होता है क्लिनिकल डेथ, और डेथ के साथ भी एक नया टर्म्स आता है इच्छा मृत्यु का। बात उस पर भी होगा, इनथेसिया पर। आज की सोसाइटी में क्यों इस पर बहस शुरू हुई है, इनथेसिया पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये चलते चलते एक एक टर्म पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक टर्म 11 में छूट गया लिखते लिखते, वो टर्म था इवोल्यूशन का। तो आपको पता है कि ये इवोल्यूशन जो है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेशल क्राइटेरिया है, क्योंकि आप में जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है। अब ये इवोल्यूशन के दौरान स्पीसीज खुद को एक्लिमेटाइज करता है, एडेप्ट करता है, और नए नए फॉर्म के साथ ही खुद को प्रकृति के हालत अगर खराब भी हो, डिजास्टर हालात भी हो, तो उसमें भी ढाल पाता है। इवोल्यूशन अलग बात है। अब देखिए इस हर एक टॉपिक पर अगर चर्चा किया जाए तो इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। जैसे अगर बात किया जाए, अब हम इसको अगर थोड़ा चेंज करने का कोशिश करें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या आपको पता है कि ये लिविंग का तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बचपन से सुनते होंगे कि हिमालय जो माउंटेन है उसका भी साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या हिमालय एक लिविंग थिंग्स है? नहीं। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिविंग में होता है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया नहीं है। तो ये आप एनसीईआरटी के हिसाब से इसको मान के चलिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम रिप्रोडक्शन पर बात करें, ये एक स्पेशल क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आप और हम ये एक एक इंसान जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो इसमें हो वही ऑर्गेनिज्म लिविंग हो, क्योंकि ऐसा काफ़ी एग्जाम्पल हमारे पास आता है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
आप जानते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज में भी ट्रांसजेंडर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, उसमें भी रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा म्यूल के बारे में, म्यूल भी एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो भी क्या है, लिविंग है। मतलब रिप्रोडक्शन को आप लिविंग का बेसिक क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं। तो इन सारे से अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप इन सभी टॉपिक में से एक का अगर सिलेक्शन करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म होगा। तो आज के टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो वही है कि लिविंग थिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, सबसे बेसिक फंडा क्या है, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टीज़ डाला गया है, उसमें से आपको वन यानी कि सिंगल वन चुनना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग स्पीसीज का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो, सबसे मेन क्राइटेरिया है। तो आप उसमें बात करेंगे मेटाबॉलिज्म का। तो देखिए मेटाबॉलिज्म का मामला क्या है। तो मेटाबॉलिज्म का अर्थ ही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। अब इतने सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा, उस सभी केमिकल प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपको ये मेटाबॉलिज्म पर विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म होगा। और ये मेटाबॉलिज्म दो फॉर्म में आपको पता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जबकि सेकेंड वन है केटाबॉलिज्म। अगर हम सीधा सीधा सिंपल भाषा में बोलें तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव फेनोमेना और ये है डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना। मतलब आपके बॉडी के में ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म करें, कुछ नया क्या कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, केमिकल का फॉर्मेशन हो, जैसे फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि प्लांट में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कहला रहा है एनाबॉलिज्म। जैसे आपको पता है दूसरी ओर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट रहा है, जैसे आप रेस्पिरेशन को जानते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने बॉडी में कंबसन प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहला रहा है केटाबॉलिज्म। तो ये बाद के चैप्टर में इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको केवल इतना समझाया गया कि लाइफ क्या है। फिर से लास्ट इसको करते करते आपको बस ये याद रखना है कि आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप में ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी जो पढ़ रहा है उसमें ज़िंदगी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में सब में लाइफ है। तो आखिर लाइफ क्या है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जीवन एक सत्य है, मतलब दर्शन नहीं, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का, हजारों मॉलिक्यूल्स के कम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है ग्रोथ के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा, इवोल्यूशन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। इसके बाद हमने चर्चा करा कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। हमने टोटल 12 क्राइटेरिया पर बात किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए वो है मेटाबॉलिज्म। तो आज का सबसे बेसिक लाइन, सबसे बेसिक टर्म्स कि मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे डाइवर्सिटी देखेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म का फैलाव है इस धरती पर, इस अर्थ पर, और उसको फिर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, इसके केवल बेसिक आइडियाज़ पर ही हम फोकस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन का चर्चा करते हैं। तो आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ा हुआ, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी नीट का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है वो कराया जाएगा। तब तक आप फिर वही बात, चैनल के साथ बने रहिए। ये नहीं बोला जाएगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए नए ज्ञान के लिए जो भी आपके पास डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप मेल कीजिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तक आपका डाउट 100% आपको बताया जा रहा है कि आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा आपके प्रॉब्लम को। तब तक टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ।